इनका मेन मकसद था कैसे हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर किया जाए और कहीं न कहीं इन कमियों की वजह से ही ब्रिटिश लोगों ने हम लोगों को नियंत्रण में लिया है। इसके लिए इन्होंने काम किया हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, राजनीति हो या सामाजिक क्षेत्र हो और आगे चल के जब प्रिंटिंग की दुनिया आएगी तो पत्रकारिता में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे बोला जाता है नवजागरण का गुरु, कि भाई भारत में नवजागरण जो किया वो राजा राम मोहन राय ने किया। नवजागरण मतलब नए तरीके से जागना। इन्होंने हमें समझाया कि भाई कैसे हम लोग ब्रिटिश के गुलाम बने और इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं हमारे समाज में छिपी हुई कुछ बुराइयां हैं और अगर हम लोग इन बुराइयों को दूर कर लें तो आसानी से हम लोग ब्रिटिश लोगों से अपनी आजादी स्वतंत्रता ले सकते हैं और साथ ही अपने देश का विकास भी कर सकते हैं। साथ में इन्हें बोला जाता है पूर्व और पश्चिमी संस्कृति को मिलाने वाला। पूर्व मतलब भारतीय संस्कृति और पश्चिम मतलब यूरोप की संस्कृति। इन दोनों चीजों को इन्होंने मिलाया और इन्होंने सबसे पहले बात की कि देखो दो चीजें होती है, एक होता है आधुनिकीकरण और दूसरा होता है पश्चिमीकरण और दोनों में अंतर होता है। हमें अपने समाज को आधुनिकीकरण की तरफ तो बढ़ाना है लेकिन पश्चिमीकरण की तरफ नहीं। आधुनिकीकरण का मतलब होता है मॉडर्नाइजेशन, जब हम किसी भी चीज को तर्क के साथ अपनाते हैं। जैसे हमें पता है कि भाई आने वाले भविष्य में जो स्पेस की दुनिया है उसमें सब लोग प्रगति कर रहे हैं, तो नासा ने अपनी मिसाइल बनाई, बहुत सारे मिशन छोड़े, तो भारत ने भी इसरो बनाया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए कि अंतरिक्ष की दुनिया में हम लोग भी कुछ कर सके। अब जो इसरो हमारा संगठन है वो इसलिए नहीं बनाया कि बस हमें उन्हें कॉपी करना है, हमने इसलिए बनाया तर्क वितर्क सोच के कि भविष्य में ये भारत को काफी लाभ पहुंचाएगा, हम लोग भी नई नई तकनीक के बारे में जान पाएंगे। इसलिए हमने इसरो का गठन किया और उस पर इतने सारे संसाधन लगाए। और पश्चिमीकरण का मतलब होता है बिना तर्क के, बिना तर्क के सोच विचार के बस हमने मान लिया। जैसे हमने पश्चिम की वेशभूषा अपना ली बिना इसके कि हमारा उसका फायदा क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा, या उनके बहुत सारे नशे जो थे जैसे एल्कोहल, जो पश्चिम की दुनिया में काफी ज्यादा फेमस था, भारत में नहीं था, तो वो भी हमने जो अपनाया वो एक पश्चिमीकरण है। उसमें तर्क वितर्क नहीं किया, बस ये किया कि हाँ बस ठीक लग रहा है देखने में, सब लोग पी रहे तो हमने भी पीना स्टार्ट कर दिया। तो ये क्या है, पश्चिमीकरण है। और जरूरी नहीं है जिसकी वेशभूषा पश्चिम की दुनिया की तरह हो तो वो आधुनिक हो सकता है कुर्ता पजामा या सूट सलवार में होने वाला व्यक्ति भी आधुनिक हो सकता है और एक जीन्स टॉप में होने वाला बच्चा भी हो सकता है कि पश्चिमीकरण हो सकता है लेकिन आधुनिक नहीं हो, उसका दिमाग हो सकता है उसके घुटनों में ही होगी। तो इन दोनों में इन्होंने अंतर बताया और साथ में बोला कि हमें इन दोनों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो धर्म के लेवल पे इन्होंने सबसे पहले क्या किया, बोले हमारे धर्म में ना कुछ कुरीतियां आ गई हैं और महिलाओं के खिलाफ खासकर जो शोषण किया जाता है, चाहे सती प्रथा हो या फिर देवदासी प्रथा हो, इन सब का कारण कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक आडंबर में छिपा है। और धर्म के नाम पर कई बार महिलाओं के शोषण कर और उन्हें डोमिनेट किया जाता है हमारे समाज में। इसलिए इन्होंने बोला कि अब ये जो धर्म है थोड़ा सा पिछड़ा हो गया है और इसमें सुधार की जरूरत है। और सुधार के लिए इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का गठन राजा राम मोहन राय जी ने किया और ये लगभग 1828 के आसपास इन्होंने, कहां पर, कलकत्ता में, बंगाल के ये रहने वाले थे, वहीं पे इन्होंने। और उस टाइम
ब्रिटेन की जो राजधानी थी भारत में वो भी कलकत्ता थी। तो वहीं पर राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भी हो रहे थे क्योंकि वो गढ़ था। तो इन्होंने ये सारी चीजें की और साथ में इस ब्रह्म समाज में बोला हमारे वैदिक काल में और साथ में ही मुस्लिम परंपरा में भी एकेश्वरवाद को माना गया है। एकेश्वरवाद मतलब ईश्वर एक है, अलग अलग नहीं है। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई जीसस क्राइस्ट कहता है, लेकिन ईश्वर एक है और वो सर्वव्यापक सब जगह है। और उसे हमें किसी मूर्ति में देखने की जरूरत नहीं है, उसे बस एहसास करने की जरूरत है, वो हमें मिल जाता है। इसलिए मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, बोले इतनी मूर्ति बनाने की जरूरत क्या है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। पहले भी वैदिक काल में एकेश्वर को ही ईश्वर का रूप माना जाता था, तो हम लोग भी ये सारी चीजें क्यों अपनाएं, क्यों ना एकेश्वरवाद को ही अपनाएं। तो ब्रह्म समाज ने एकेश्वरवाद को अपनाया और बोला सबसे बड़ा मूल जो है किसी भी धर्म का वो है मानवता की सेवा। और मानवता की सेवा का मतलब इंसान तो है ही, साथ में प्रकृति की सेवा। जो हमारे आसपास पेड़ पौधे दिखते हैं, जीव जंतु दिखते हैं, उनको भी हमें कहीं ना कहीं रक्षा करना चाहिए। और इन्होंने ब्रह्म समाज का एक सामाजिक संहिता भी बनाया कि भाई ब्रह्म समाज में क्या क्या चीजें होगी और अगर आप ब्रह्म समाज में आते हो तो आपको किन किन चीजों को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। तो पहली बार इन्होंने बोला कि सबका ईश्वर एक है और वही सबका निर्माण करता है, वही सबका विनाश करता है। ईश्वर एक है और वही निर्माण करता और वही विनाश करता है सबका, उसके अलावा कुछ नहीं। जो इनके एकेश्वरवाद वाली जो परंपरा है उसी से निकला है। अगला इन्होंने क्या कहा कि आत्मा अमर है। दूसरी बात बोला आत्मा अमर है, हमारे अंदर जो भी जीवन चलता है उसका कारण है इस ईश्वर की ज्योति जो हमारे अंदर है, और वो सब आत्मा सब में एक है। और इसलिए वो आत्मा एक है और वो ईश्वर का अंश है, तो ईश्वर तो मरता नहीं, इसलिए आत्मा को इन्होंने क्या बोला अमर है। जो लोग आत्मा को अमर मानते हैं उन्हें कहते हैं आस्तिक, और जो नहीं मानते उन्हें थोड़ा नास्तिक कहते हैं, जो भगवान को बिलीव नहीं करते, ईश्वर को बिलीव नहीं करते। और इन्होंने बोला कि भाई हमें अगर अपने जीवन में उन्नति करनी है तो उसके लिए जरूरी है हम उस ईश्वर को या उस आराध्य को याद करें जिसने हमें बनाया है। इसके लिए बोलते थे प्रार्थना या प्रेयर करना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिससे हम धीरे धीरे उस रास्ते पे चल सकें और अपने खुद का विकास कर सकें। और आज के आधुनिक काल में हम प्रार्थना किसे कह सकते हैं? प्रार्थना का मतलब अपने खुद के बारे में जानना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। जब इंसान खुद अपने बारे में जान सकता है कि भाई मैं कौन हूँ, मेरे क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या मेरे अंदर कमियां हैं, क्या मैं उनमें सुधार कर सकता हूँ, तो अगर ऐसा कोई इंसान करता है अपने आप से तो इसका मतलब वो ईश्वर की प्रार्थना कर रहा है और वो अपने आप को धीरे धीरे उस रास्ते पे लेके जा रहा है जिससे उसकी कमियां कम होती जाए और उसकी अच्छाइयां बढ़ती जाए। तो ये बात ये बोलते हैं कि इसके लिए जरूरी है कि हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन साथ में ये लोग आगाह भी करते हैं प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक पुस्तक को या किसी एक व्यक्ति को अपने जीवन का आधार मानो। बोले प्रार्थना जरूरी है, किसी पुस्तक के माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी गुरु के माध्यम से उसकी जो बातें हैं वो आपको तार्किक रूप से माननी है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, हर पुस्तक में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। तो उस पुस्तक को या उस व्यक्ति के द्वारा जो भी आप चीज जानो उसमें तर्क वितर्क के साथ, आधुनिकीकरण के साथ चीजों को लेना है, अंधविश्वास के साथ नहीं मानना। गुरुजी ने कह दिया तो करना है,
ऐसा आप लोगों को नहीं करना। उसमें आप लोगों को देखना है क्या उससे आपके जीवन में कुछ उन्नति होगी या आपका जीवन और ज्यादा अच्छा होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी बातों को अपनाओ, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मत अपनाओ, चाहे कोई भी धर्मगुरु बोले या कुछ भी बोले। ये भी चीजें साथ में रखो। और साथ में जब कुछ लोग जो इस रास्ते से थोड़े भटक जाते थे, उनके लिए एक प्रावधान था। हर शनिवार को हर सप्ताह में इनकी एक मीटिंग होती थी, और उसमें खुद से ही कुछ लोग आगे आते थे कि इस बार मैंने ये काम गलत किया है, तो उसको कुछ सजा मिलती थी। जैसे अभी तुम ब्रह्म समाज के मठ में रह रहे हो, लेकिन अब तुम्हें मठ में नहीं रहने दिया जाएगा। अब तुम्हें अपना जीवन 3 महीने भीख मांग के गुजारना है, और आप उन लोगों को अपना कुछ भी सामान है वो खुद जुटाना है, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। किसी दोस्त से पैसे उधार नहीं लेने, अपने घर भी नहीं जाना। ऐसे करके इनको थोड़ी बहुत पनिशमेंट मिलता था, जो इस सामाजिक संहिता का उल्लंघन करता था। और इसका मेन मकसद एक नैतिक आदमी बनाना था, जो भारतीय परंपरा में पहले भी रहा था। गुरुकुल जो होते थे, उनका मेन उद्देश्य ये नहीं होता था कि शिक्षा के माध्यम से उन बच्चों को आर्थिक लाभ कैसे कमाया जाए ये सिखाया जाए, नहीं। वो बाई प्रोडक्ट होता था, उसी का एक तरीका होता था कि आप लोगों को पैसा तो मिल ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपने जीवन को सुधारना है, आत्म साक्षात्कार करना है, सेल्फ एनालाइज करना है कि आपने क्या चीजें सीखी और क्या आपने कमियां उनको कैसे। तो यही चीज प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज जो है वो सारी चीजें बोलता है। तो ऐसे इन्होंने हमारे समाज में धार्मिक स्तर पर कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश की। फिर उसके बाद अगला इनका जो आया कि भाई धर्म के आधार पर तो हमने कर दिया, लेकिन सामाजिक स्तर पर भी हमारे समाज में कुछ बुराइयां हैं, और इन बुराइयों में इन्होंने जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया वो था सामाजिक बुराई। इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ, ये पढ़ लिख के आए थे और अपने घर जब आए तो इनके बड़े भाई जो थे उनकी डेथ हो गई, और उनकी डेथ के बाद इनकी जो भाभी थी उनको भी ले जाया गया, वो रो रही है। और फिर उसके बाद जैसे हमारे समाज में उस टाइम चलता सती प्रथा, उनकी भाभी को भी उनके भाई के साथ चिता पे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। तो इन्होंने विरोध किया कि ऐसे कैसे कर सकते हो आप लोग, किसी एक इंसान को जो जिंदा है उसको मार रहे हो इस कारण की वजह से कि दूसरा इंसान जिंदा नहीं, तो ये तो गलत है। तो इन्होंने जब ऑब्जेक्शन किया तो इनके परिवार वालों ने सबसे पहले इनको ही बाहर किया। बोले बेटा ज्यादा पढ़ गए हो, और तुम नहीं जानते कि हमारे समाज में संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है, तो तुम ऐसे तो पूरा बर्बाद कर दोगे हमारे समाज को। तो सबसे पहली लड़ाई जो इनकी शुरुआत हुई सामाजिक स्तर पर अपने परिवार से हुई, और उसके बाद इनके परिवार वालों ने इनको निकाल दिया। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यहाँ से सीख ली, और फिर महिलाओं के लिए खासकर काम करना स्टार्ट किया, और जिसमें सबसे ज्यादा इन्होंने काम किया सती प्रथा। और इन्होंने लोगों को जो बुद्धिजीवी थे उनको एकजुट किया, और अंत में जब इन्होंने जागरूकता चलाई 1829 में विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा निरोधक कानून पास हुआ, और सती प्रथा निरोधक कानून इनके सामाजिक आंदोलन का एक हिस्सा था। और फिर आगे चल के इन्होंने इसी को और आगे बढ़ाते हुए स्त्री शिक्षा, साथ में दास प्रथा, उसको भी बंद करवाने की बात की। साथ में हमारे समाज में बेमेल विवाह जो होते थे, बेमेल कि भाई महिला की उम्र काफी कम, पुरुष की उम्र काफी ज्यादा। और कई बार तो ऐसा होता था कि महिला 10 साल की, उसे पता नहीं है कि उसकी किसके साथ शादी हुई है, और पति की डेथ हो गई, वो 60 साल का है, और उस महिला को बोल रहे चलिए आप तो अब सती होना है। उस बच्ची को कुछ पता ही नहीं है, वो आराम से गन्ना खा रही है। तो ऐसा ना हो इसलिए इन्होंने इन प्रथाओं का भी विरोध किया।
और साथ में ही हमारे समाज में जो जाति के आधार पर भेदभाव था या छुआछूत था, उसको भी इन्होंने आगे लगाया। तो ऐसे इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में वास्तविक रूप से कुछ परिवर्तन करने की कोशिश की और साथ में नुक्कड़ नाटक, अपनी पत्रिका के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। अगले बार इन्होंने शिक्षा, ये मानते थे कि शिक्षा वो माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने समाज में एक बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा को एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मानते थे और इसीलिए इन्होंने, जब इन्हें लगा कि भाई हमारे देश में धर्म तो ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में जो शिक्षा अभी है वो धर्म से जुड़ी हुई है। बच्चों को स्कूल में जाते हैं या तो कुरान मिलती है या गीता पढ़ाई जाती है, लेकिन उन धार्मिक ग्रंथों में कई बार कुछ अंधविश्वास भी होते हैं। तो बच्चा तर्क के आधार पर सोच ही नहीं पाता। जैसे सती प्रथा आज के युग में सबको पता है कि भाई गलत थी, लेकिन उस टाइम कोई सोच ही नहीं पा रहा था। बोले परंपरा है, चली आ रही तो चली आ रही है, इसमें गलत क्या है। और उसका कारण क्या, किसी बच्चे को ऐसी शिक्षा मिली नहीं कि वो तर्क के आधार पर सोच पाए, तो इसलिए उसने कभी ऑब्जेक्शन ही नहीं किया। तो इसलिए ये बोलते थे शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो तर्क को बढ़ावा दे, ना कि बच्चे को जो परंपराएं हैं जो चल रहा है उसी को चीज करे। तो इसीलिए इन्होंने कोशिश किया, एक तरफ आधुनिक शिक्षा जो पश्चिमी दुनिया की है उसको ध्यान दिया जाए, दूसरी तरफ भारतीय शिक्षा जिसमें वैदिक कल्चर है उसको भी जोड़ दिया जाए। वैदिक मैथ है, मतलब हमें अपनी परंपरा को नहीं छोड़ना है लेकिन अपनी परंपरा से आगे भी कुछ सीखना है। और वो आधुनिक शिक्षा हमें पश्चिम की दुनिया में विज्ञान, भौगोलिक खोज इसके माध्यम से दिख भी रहा था। तो इसी को ध्यान में रख के इन्होंने अपने दोस्त थे कि इनके, उनके साथ मिलकर 1817 में कलकत्ता के अंदर डेविड हेयर इनके एक दोस्त थे जो इनके साथ पढ़े थे ब्रिटेन में भी, उनके साथ मिलके इन्होंने हिंदू कॉलेज, आप लोगों ने सुना होगा भारत में बहुत जगह जगह हिंदू कॉलेज आपको दिख जाएगा, इसकी स्थापना इन्होंने की। और इसमें पश्चिमी भाषा के माध्यम से और पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को भारतीय लोगों तक पहुंचाने की बात की। तो ये वाली चीज जब इन्होंने चलाई तो बहुत सारे लोगों ने इनका विरोध भी किया कि आपने पश्चिम की दुनिया का तो चला दी लेकिन भारतीय का क्या। तो फिर उसके बाद इन्होंने लगभग 8 साल बाद बोला ठीक है भारतीयों के लिए भी कुछ होगा। 1825 में कलकत्ता के अंदर ही इन्होंने वेदांत कॉलेज, भाई वेदों के बारे में पढ़ाने के लिए, लेकिन उन्होंने बोला इन वेदों की भी जो शिक्षा होगी वो आधुनिक रूप से होगी, अंधविश्वास वाली चीजों को हटा दिया जाए। अगर कहीं पे वेद में लिखा है कि भाई तीर चलाओगे तीर से आग निकलती है तो ये उसे हटा देंगे, बोले नहीं तीर से आग नहीं निकलेगी, अगर आग निकालनी तो मिसाइल बनाओ या कुछ और चीज बनाओ जो साइंटिफिक रूप से सही हो। तो ऐसे इन्होंने दोनों चीजों को मिलाया, इसलिए इन्हें बोला जाता है, जो हमने देखा भी, पूर्व और पश्चिमी की संस्कृति को मिलाने वाला। चाहे एक तरफ पश्चिम के ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा दे रहे, दूसरी तरफ वेदांत कॉलेज भारतीय परंपरा का जो हिस्सा उसको भी ध्यान दे रहे, और साथ में इन्होंने अंग्रेजी भाषा और भारतीय भाषा जिसमें बांग्ला उस टाइम थी इनके, इन दोनों के मेल को भी बढ़ावा दिया। बोले ठीक है हमें अपनी क्षेत्रीय भाषा समझनी चाहिए लेकिन अंग्रेजी आज की दुनिया की आधुनिक भाषा है, और अगर हम इस भाषा को नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इस आधुनिक भाषा के ज्ञान विज्ञान से हम लोग दूर रहेंगे और हम लोगों को चीजें पता ही नहीं चलेंगी कि दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए मुझे जितनी प्यारी मेरी मातृभाषा है उसके साथ साथ अपने समाज के विकास के लिए हमें दूसरी भाषा के ज्ञान को भी समझना पड़ेगा। और इतना ज्ञान अंग्रेजों में था तभी तो वो भारतीय जो इतने सालों से
पूरा सिविलाइजेशन सभ्यता चला आ रहा था उसको गुलाम बनाने में कामयाब रहे। तो इसका मतलब उनके पास कुछ तो हमसे आगे आगे था। हम लोग अध्यात्म की दुनिया में बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज्ञान विज्ञान की दुनिया में, चाहे मुगल शासन हो या पहले का शासन हो, उसमें उन्होंने कम ध्यान दिया। और उसका कारण था उन्हें जरूरत भी नहीं पड़ी। उन्हें लगा कारखाना बनाना है, हाथ से ही सारी चीजें हो जाती हैं, तो क्यों इतने पैसे लगाने। तो इसलिए जो शिक्षा थी वो मंदिरों के माध्यम से या मदरसे या गुरुद्वारे इनके माध्यम से होती थी। तो इसलिए बच्चे थोड़ा सा आधुनिक रूप से विकास भी करने में थोड़ा सा मुश्किल आता था। उन्हें उन्हें नहीं पता होता था भाई डिजिटल दुनिया क्या है। तो ये सारी चीजें उन्होंने इसलिए लाई। तो ऐसे इन्होंने शिक्षा में एक योगदान दिया बहुत बड़ा, और भारत में आधुनिक और हमारी प्राचीन जो शिक्षा थी उन दोनों के मेल को आगे बढ़ाया। आगे इन्होंने राजनीतिक स्तर पर भी बहुत सारे काम किए, और ये समर्थक थे लोकतंत्र के। ये ब्रिटेन में जो लोकतंत्र था उसके प्रति बहुत ज्यादा खुश रहते थे, और इनका मानना था भारत में भी लोकतंत्र होना चाहिए। तो ये लोकतंत्र के समर्थक थे, और जहां भी विश्व में लोकतंत्र की लड़ाई होती थी उसके समर्थन में रहते थे। जैसे उस टाइम 1821 के आसपास यूरोप में ही नेपल्स की क्रांति हुई। नेपल्स एक राज्य था इटली का। तो उस टाइम इटली विभाजित था कई भागों में, बहुत सारे राजा रूल करते थे। तो इटली वाले लोग चाहते थे कि हमारे सारे राज्य एक साथ हो जाएं और हम एक देश बन जाए। और इसीलिए नेपल्स जो उनका एक फेमस शहर था, वहां से क्रांति की शुरुआत हुई और इन लोगों ने एकीकरण की बात की। और हमारे राजा राम मोहन राय जी ने भी इसका समर्थन किया कि होना चाहिए इटली का एकीकरण, क्योंकि जब सारे लोग एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं देश का विकास होता है। एकता वो बल होती है जो हमें आत्मविश्वास देती है, आत्म चेतना देती है कि हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने नेपल्स की क्रांति का समर्थन किया। और जब और भी कहीं लोकतंत्र होता था तो एक कोशिश करते थे कि वहां पर भोज देना हो या लोगों को जागरूक करना हो, वो सारी चीजें भी इनका एक प्रमुख भाग हुआ करता। तो इन्हें जहां भी लोकतंत्र दिखता था वहां पर ये क्या करते थे, अगर इन्हें लगता था कि वहां पर कुछ अच्छा हो रहा है तो लोगों को भोज खिलाते कि देखो ये वाली चीज इसमें हो रही है। इसका मतलब ये भारतीय राजनीति के अलावा विश्व के स्तर पे भी जो परिवर्तन हो रहा था उसको भी जान रहे। ये भी इनका एक पार्ट था। भावना जी थोड़ा माइक म्यूट कर लेना। ये सब भी इनका एक पार्ट था। और फिर उसके बाद इन्होंने पहले भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश संसद ने भारत की बात करने के लिए लंदन बुलाया था। ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय जो गए और इन्होंने वहां ब्रिटिश संसद में जाके कुछ बातें रखी कि देखो ठीक है, हमने माना कि आपका उद्देश्य है आपको संसाधन चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे किसी देश पर कब्जा करके अपना तो विकास कर लो लेकिन उस देश को शोषित कर दो। ये किसी भी धर्म में या किसी भी मानवता के इतिहास में नहीं लिखा है, पर आपने हमारे साथ ऐसा ही किया है। तो आपको जल्द से जल्द भारत को स्वतंत्र करने की जरूरत है। और अगर स्वतंत्र नहीं कर सकते तो भारत में भी लोकतंत्र और साथ में जो आपने प्रशासनिक स्तर पर सिविल सेवा, पुलिस सेवा ये बनाई है, इनका भारतीयकरण करने की जरूरत है। भारतीयकरण कहने का मतलब इनके दो मकसद थे। पहला, इन सिविल सेवाओं में अभी ज्यादातर जो लोग हैं वो अंग्रेज हैं, तो इसलिए जब जनता भारतीयों पर ये अंग्रेज लोग नियंत्रण कर रहे हैं तो कम से कम भारतीय लोग तो उसमें होने चाहिए ना। और दूसरा, ये सिविल सेवा अभी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है किसके प्रति, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति, लोगों के प्रति नहीं है। इनमें लोगों के प्रति वो नहीं है, इसलिए वो दोनों तरफ से कहते हैं ब्रिटिश संसद में ही कि भाई आप लोगों को अपनी सिविल सेवा का भारतीयकरण करने की जरूरत है।
और उन्होंने बोला आप लोग जो नस्लीय भेदभाव करते हो भारतीय लोगों के साथ, वो भी सही नहीं है कि हम लोग गोरी चमड़ी है और हमें भगवान ने वरदान दिया है कि आप लोगों को सही करना है। तो इन्होंने बोला भारत प्राचीन काल में भी बहुत महान था, विश्व की सबसे बड़ी जीडीपी था। और दूसरी बात ये बताओ, अगर हम लोग इतने महान नहीं थे तो आप लोग हमारे देश क्यों गए? आप लोगों के पास खुद संसाधन नहीं थे क्या? हमारे पास संसाधन ज्यादा थे, या हमारी नगरीकरण ने ज्यादा विकास किया, इसलिए आप लोगों को जरूरत पड़ी भारत आने की। हम लोग आपके यहाँ नहीं आए, आप लोग हमारे यहाँ रुके हो। तो इस नस्लीय भेदभाव को भी आप लोगों को खत्म करने की जरूरत है। अभी आप लोग बोलते हो कि भाई व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, गोरे लोगों के ऊपर ये बहुत जिम्मेदारी है, भगवान ने उनको बोला है कि आप लोग ब्राउन और काले लोगों को सही करो। इन्होंने बोला ऐसे थोड़ी ना सही किया जाता है जैसे आप कर रहे हो। ठीक है, आप लोग लोकतंत्र लाओ हमारे देश में, लेकिन उसका तरीका भी तो सही होना चाहिए। आपके साधन ही गलत है। आप भारतीय लोगों को काफी ज्यादा प्रताड़ित करते हो, जोर जबरदस्ती से उनसे खेती कराते हो, जो आपका मन आता है नील उगवाते हो, अफीम उगवाते हो, और फिर उसका कुछ भी उचित मूल्य ना देकर आप लोग खरीद भी लेते हो। और उसकी वजह से भारत की जो जीडीपी है, अर्थव्यवस्था, वो उसमें गिरावट आती है, हमारे देश में अकाल पड़ते हैं। और फिर आप लोग बोलते हो कि नहीं, आप हम लोग गोरे हैं, आप लोग काले हो, इसलिए आप लोगों को ये सब कष्ट हो रहा है। तो इसलिए उन्होंने इसकी भी मांग की कि भारत को भी आजादी है, वहां के लोगों के भी अपने अधिकार हैं, उन अधिकारों को आप लोगों को देना चाहिए। और साथ में ही अंत में इन्होंने कुछ पत्रकारिता के माध्यम से भी जन जागरूकता लाने की कोशिश की, और पहले भारतीय थे जो पत्रिका के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते थे। और इन्हें लगा कि भाई पत्रिका या अखबार वो माध्यम है जिनके थ्रू हम अपनी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे आज के आधुनिक युग में डिजिटल दुनिया एक माध्यम है कि एक जगह बैठे अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आप पूरी दुनिया में अपने विचारों को रख सकते हो। तो ये आपको ताकत देती है। ऐसे ही उस टाइम का संचार का जो सबसे बड़ा माध्यम था वो था पत्रकारिता, कि आप अपने विचार किसी पेपर में लिख दो, और जो वहां के शिक्षित लोग हैं वो उस पेपर को पढ़ेंगे, और हो सकता है उन बातों को वो वहां के आसपास के जो अशिक्षित लोग हैं उनको भी सुना दें। क्योंकि पढ़ने लिखने वाले उस टाइम भारत में कम ही लोग थे जो पढ़ सकते थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं उनके अंदर भी नव जागरण की चेतना आएगी। साथ में ब्रह्म समाज, एकेश्वरवाद, हमारे वेदांत जो परंपरा थी उसके बारे में भी उनमें चेतना आएगी। इसलिए इन्होंने बोला कि पत्रकारिता एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, अभिव्यक्ति का माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं और ज्यादातर समाज को बता सकते हैं। और इसके लिए इन्होंने बोला भी ब्रिटिश लोगों को कि भाई आपको हमारे इस अभिव्यक्ति के माध्यम को रोकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माध्यम ही तो हमें अपनी भारतीय भाषाओं में और साथ में एक दूसरे के साथ अपने विचारों को आदान प्रदान करने में हमारे ज्ञान को बढ़ाता है। अगर आप लोग इसी पे बैन लगा दोगे तो हम लोगों के ज्ञान का या एक दूसरे के विचारों का प्रसार कैसे होगा। इसलिए ब्रिटेन वाले लोगों से पत्रकारिता की स्वतंत्रता की बात करते हैं। और जैसे आप लोगों के यहाँ पश्चिमी दुनिया में पत्रकारिता जन जन तक पहुंच गया है, भारत में भी पहुंचना चाहिए, और इससे लोगों को ज्ञान मिलता है और हमारे लोगों में भी नव चेतना आएगी, नव जागरण आएगा, उन्हें पता चलेगा दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है। इसलिए पत्रकारिता पे आप लोगों को बैन नहीं लगाना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने कई अखबार निकाले, जैसे फारसी भाषा में उस टाइम मुगल लोग जब थे, फारसी भाषा काफी, ये लगभग 11 से 12 भाषाएं जानते थे राजा राम मोहन राय जी। भाषाओं के स्तर में इनका बहुत अच्छा ज्ञान था। तो इन्होंने फारसी भाषा में एक
अखबार निकाला जिसका नाम था मिरातुल। तो मिरातुल अखबार इनका फारसी भाषा में था, जिसके माध्यम से ये लोगों को बताते थे कि भाई क्या दुनिया में चल रहा है, क्या देश में चल रहा है, क्या हमारे समाज में और सुधार करने की जरूरत है। उसके अलावा इन्होंने अपनी मातृभाषा बांग्ला में भी एक अखबार निकाला जिसका नाम था संवाद कौमुदी। अपने लोगों से संवाद करना, बातचीत करना, इसके लिए। और साथ में ही इन अखबारों में कई बार ब्रह्म समाज के बारे में, ब्रह्म समाज के कुछ जो इवेंट होते थे उनके बारे में, संगठन के उद्देश्य के बारे में बताते रहते थे और मूर्ति पूजा की आलोचना भी करते थे कि मूर्ति पूजा बेकार है और हमें एकेश्वरवाद को अपनाना चाहिए। तो ऐसे करके इन्होंने भारत में अलग अलग तरीके से सुधार करने की कोशिश की और ब्रह्म समाज ने कहीं ना कहीं भारत में वो बीज डाला जो बाद में आगे जाकर राष्ट्रवाद का विकास हुआ। क्योंकि राष्ट्रवाद के विकास से पहले लोगों के अंदर विचार आना जरूरी है। अगर लोगों के अंदर विचार ही नहीं आएगा कि देश क्या होता है, स्वतंत्रता क्या होती है, आधुनिकीकरण क्या होता है, तो कभी भी राष्ट्रवाद की बात नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर जो कांग्रेस का निर्माण हुआ या जितने भी हमारे बड़े लीडर हुए, अगर उन्हें पता ही नहीं चले कि आधुनिकीकरण क्या होता है, विचार ही नहीं आए, तो कैसे राष्ट्रवाद का विकास होगा, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए इनके जो योगदान था वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था भारत के लिए और इसलिए इन्हें बोला भी जाता है अग्रदूत, नव जागरण के अग्रदूत, भारतीय जनता को नए तरीके से जगाने वाले। और कुछ और चीजें जो इनसे जुड़ी हुई थी, इन्हें मुगल शासक अकबर सेकंड ने अपने पेंशन के मुद्दे को लेकर लंदन भेजा और ये अच्छे प्रवक्ता थे, बोलने में अच्छे थे, साथ में इंग्लिश भी जानते थे, तो ये लंदन गए भी और लंदन जाके इन्होंने वहां कोशिश किया कि भाई कैसे हम लोग अपनी बातों को वहां पे बताएं कि मुगल शासक को पेंशन मिल सके। और मुगल शासक को इन पे भरोसा था और उन्होंने ही, क्योंकि इन्होंने इनके लिए काम किया, इस काम के नाम पर ही इन्हें राजा की उपाधि दी। तो इनका पहले नाम जो था राम मोहन राय और इनके ऊपर जो राजा की उपाधि मिली वो अकबर सेकंड मुगल शासक ने दी। ये भी कई बार पूछा जाता है कि भाई राजा राम मोहन राय को राजा किसने उपाधि दी, तो अकबर सेकंड ने दी जब वो पेंशन का मुद्दा लेके लंदन में। और वहां जाकर ये लंदन में पहुंचे और इन्होंने वहां के जो राजा थे या रानी थी उनसे बात की। विलियम फोर्ट जो वहां के राजा थे उनसे बात की और फिर उन्होंने इनकी बात को धैर्य से सुना और ये बोलने में बहुत अच्छे थे तो अपनी बात कह भी पाए और बाद में ये मुद्दा सुलझा भी, कुछ समझौता हुआ और ब्रिटिश लोगों ने मुगल शासक अकबर सेकंड को कुछ चीजें भी दी। और जब ये इस बीच लगभग 1833 के आसपास लंदन में गए थे तो उसके बाद ब्रह्म समाज की जो कमान थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के परिवार से व्यक्ति थे जिनका नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, उनको देके चले गए और उन्हें बोला कि आप मेरे पीछे से थोड़ा देख लेना कैसे ब्रह्म समाज चलेगा। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के पास ब्रह्म समाज की जो कमान थी वो आ गई और देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को और ज्यादा विकसित करने के लिए एक पत्रिका निकाली और उस पत्रिका का नाम था तत्वबोधिनी। तो इन्होंने तत्व
बोधनी पत्रिका निकाली। आगे जाकर ये तत्व बोधनी पत्रिका ब्रह्म समाज का एक प्रमुख अंग बन जाती है। और एक तत्वबोधनी पत्रिका में क्या था, ब्रह्म समाज के जो सामाजिक विचार थे उनको व्यक्त किया जाता था और कुछ सुधारों की बात की जाती थी हमारे समाज में जो होने चाहिए। लेकिन आगे चल के देवेंद्रनाथ टैगोर से एक युवा नेता जो होते हैं ब्रह्म समाज से जुड़े हुए, केशव चंद्र सेन, इन दोनों का आपस में विवाद हो जाता है। केशव चंद्र सेन कह रहे थे कि भाई थोड़ा और सुधार होना चाहिए, हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए, सिर्फ हम लोग पत्रिका के माध्यम से क्या कर सकते हैं समाज में। इस बात को लेके इन दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और विवाद के बाद 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया और ब्रह्म समाज 1866 में दो भागों में विभाजित हो गया, जिसे हम कहते हैं प्रथम विभाजन। ब्रह्म समाज का हुआ टकराव को लेकर, एक तरफ देवेंद्रनाथ टैगोर, दूसरी तरफ केशव चंद्र सेन, और ब्रह्म समाज के दो गुट बन गए। जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी का ब्रह्म समाज था, इनका वो कहलाने लगा आदि ब्रह्म समाज। आदि मतलब प्राचीन। और केशव चंद्र सेन का जो ब्रह्म समाज था वो कहलाने लगा भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज। तो ऐसे कुछ विचारों को टकराव की वजह से सबसे पहले 1828 में जो बना ब्रह्म समाज 1866 में दो भागों में विभाजित हो गया और लंदन में ही 1833 के बाद जब ये मुद्दा उठा के आते हैं राजा राम मोहन राय, उनकी डेथ भी हो जाती है और लंदन में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सारे कर्ता धर्ता यही लोग हैं। और फिर आगे चल के क्या होता है, केशव चंद्र सेन जिन्होंने युवाओं की बात के नाम पर ब्रह्म समाज का विघटन किया था, वो अपनी बेटी की शादी, जो अभी नाबालिग थी, केशव चंद्र सेन अपनी 10 साल की बेटी की शादी कर देते हैं एक राजा से। और जबकि ब्रह्म समाज में लिखा हुआ था बेमेल विवाह सही नहीं है और ये खुद ही बेमेल विवाह कर रहे थे, तो इनके खिलाफ जो युवा थे वो भड़क गए, जिसमें शिवनाथ शास्त्री, बिल्कुल सही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल राजा जी के खिलाफ है। तो इन लोगों ने विरोध किया किसका, केशव चंद्र सेन का। शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस तो लग रहा है कि सुभाष चंद्र बोस जी की फैमिली से होंगे, इन्होंने विरोध किया केशव चंद्र सेन के इस निर्णय का। और उसके बाद दूसरा विभाजन हुआ 1878 में ब्रह्म समाज का। और ब्रह्म समाज एक और भाग में विभाजित हो गया और अगला जो ब्रह्म समाज बना उसे कहा गया साधारण ब्रह्म समाज, या एक और इसका नाम था नव ब्रह्म समाज। पहला विभाजन हुआ 1866 में देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच विवाद को लेकर, और दूसरा विभाजन हुआ 1878 में केशव चंद्र सेन के अपनी नाबालिग बेटी की शादी करने को लेकर। और उसके बाद अगला जो बना वो साधारण ब्रह्म समाज या नव ब्रह्म समाज बना 1878 में। तो ऐसे दो बार विभाजन हुआ इसका, ब्रह्म समाज का। आगे चल के धीरे धीरे ब्रह्म समाज के बहुत सारे संगठन भारत में बनने लगे। अलग अलग अंचल में इन लोगों ने अच्छा काम किया, लोगों को अपने साथ जोड़ा, धीरे धीरे इनके साथ जनता भी जुड़ती रही, बहुत सारे इन्होंने सुधार भी किए। तो ज्यादातर इनका जो गढ़ था वो गढ़ बना ही रहा बंगाल।
तो ऐसे ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में योगदान दिया। अगले जो हमारे सुधारक हैं वो है दयानंद सरस्वती, जिनके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, जिन्होंने आर्य समाज का गठन किया। और दयानंद सरस्वती कहते हैं कि हमें जितना जरूरी है पश्चिमीकरण अपनाना, उससे भी ज्यादा जरूरी है अपनी परंपरा को अपनाना। और आर्य समाज की स्थापना करते हैं दयानंद सरस्वती, और आर्य समाज का गठन 1875 में होता है। और ये आर्य समाज का गठन शुरुआत में बॉम्बे में करते हैं, जिसे आजकल हम मुंबई के नाम से जानते हैं। शुरुआत में इसका गठन बॉम्बे में होता है, महाराष्ट्र के आसपास। और ये कहते हैं कि भाई हमें वेदों की ओर वापस लौटना चाहिए। तो बहुत सारे लोग बोले, दयानंद सरस्वती जी आप क्या कह रहे हैं, सारी दुनिया आगे जाना चाह रही है और आप बोल रहे हो वेदों की तरफ वापस आओ। तो इन्होंने समझाया कि वेदों की तरफ वापस लौटने की बात मैं क्यों कह रहा हूं। तो सब लोगों ने पूछा बताइए फिर क्यों आप चाहते हैं कि हम लोग वेदों की ओर लौटे। तो इन्होंने बोला आज जो हमारे समाज में कुछ कमियां आप लोगों को दिखती हैं, ऐसी कुछ भी कमियां वैदिक परंपरा में नहीं। और वो लोग बहुत अच्छे से जीते थे, इसलिए हमारा अतीत जो है वो महान भी रहा है। पहली बात, वहां पे जो धर्म होता था वो प्रकृति से जुड़ा हुआ होता था। प्रकृति धर्म, पेड़ की पूजा करना, सूर्य की पूजा करना, वर्षा की पूजा करना, इसलिए किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं था। मूर्ति पूजा भी नहीं थी वहां, सबके लिए अवेलेबल थे भगवान, सब पेड़ की पूजा कर सकते थे। इसलिए एक बात तो ये हो गई कि प्राकृतिक धर्म था वो, जो मानव के लिए जरूरी भी है कि हम पर्यावरण की सुरक्षा करें। साथ में उस टाइम बाल विवाह भी नहीं था, जो हमारे समाज की एक सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए वेदों की ओर वापस जाना चाहिए। अगला इन्होंने बोला वहां पे बहु विवाह भी नहीं था, कि एक ही महिला के बहुत सारे पति या एक ही पुरुष की बहुत सारी पत्नियां, ये भी वहां पे नहीं दिखता जो आज के समाज में हमें दिखता है कि एक ही राजा की बहुत सारी पत्नियां हैं। साथ में उस टाइम सती प्रथा जैसी क्रूर प्रथाएं भी नहीं थी, ये भी हमें नहीं दिखती। इसलिए हमें वेदों की ओर वापस होना चाहिए और वहां पर महिलाओं को शिक्षा, साथ में राजनीतिक रूप से भागीदारी, वहां पर दो समितियां हुआ करती थी, एक सभा जैसे हमारी राज्यसभा है, और दूसरा एक और होते करती थी जिसको हम कहते थे समिति या कमेटी की तरह। इनमें महिलाओं की भी भागीदारी होती थी, महिलाओं को अपना वर चुनने का अधिकार था और इसके लिए स्वयंवर होते थे। लैंगिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं था बच्चों के बीच। इसलिए अभी हमारे देश के अंदर ये सब कुरीतियां हैं जो उस टाइम नहीं थी। तो अगर हम इनको दूर करेंगे तो अपने आप हमारे समाज का उत्थान हो जाएगा और फिर अंग्रेज लोग हमें ज्यादा दिन तक नियंत्रित नहीं कर पाए। इसलिए इन्होंने वेदों की ओर लौटो लौटो ये नारा दिया। तो इनकी जो बात थी कि भाई हाँ हमारे सामने कुछ कमियां हैं और उन कमियों का समाधान कहीं ना कहीं हमारे वैदिक परंपरा में दिखता है, और अगर हम इन चीजों को दोबारा से अपनाएं तो कहीं ना कहीं हमारा विकास हो सकता है। तो इसीलिए इन्हें हिंदू लूथर भी कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इसमें काफी ज्यादा फेमस है। इसी के बेस पे जिन्होंने अपनी परंपराओं को वापस लाने की बात की, ऐसे ही इन्होंने भी वापस लाने की बात की, इसलिए इन्हें कहा जाता है हिंदू लूथर, भारतीय परंपरा के लूथर हैं।
आर्य समाज ने कोशिश किया कि भारत में जो व्यवस्थाएं हैं उनको फिर दोबारा से वैदिक परंपरा से जोड़ा जाए, और आर्य समाज ने भी ब्रह्म समाज की तरह अपना कुछ सामाजिक या कुछ चीजों को रखा जो करनी होंगी, जो आर्य समाज का हिस्सा बनेगा। पहला, वेद हर इंसान को पढ़ने का अधिकार है, हर इंसान पढ़ दे सकता है, लेकिन उस टाइम जो ब्राह्मण थे वो निचली जाति या महिलाओं को वेद पढ़ने नहीं दिया करते थे। और कोई बच्चा वेद बोलने लग जाता था, निचली जाति का वो, तो उसकी जीभ काट देते थे, और अगर उसने सुन लिया तो उसके कान में पिघला हुआ लोहा डाल देते थे। तो ये सारी कुरीतियां उस टाइम चलती थी, इसलिए इन्होंने बोला वेद हर इंसान पढ़ सकता है और वो सबके लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं है वेद किसी एक समाज या ब्राह्मण लोग ही पढ़ सकते हैं, सब पढ़ सकते हैं, और वेद सबके लिए ज्ञान का स्रोत है। पहली बात इन्होंने बोली। दूसरा इन्होंने बोला ईश्वर ही एक सर्वशक्तिमान सत्ता है जिस पे हमें विश्वास करना चाहिए। सर्व शक्तिमान है और उसी की हम लोग पूजा करेंगे। और आगे बोलते हैं जैसे वैदिक धर्म में सत्य के लिए लोग जान दे सकते थे, इसलिए हमें अपने जीवन में भी सत्य ग्रहण करना चाहिए, और अगर हम लोग सत्य ग्रहण करेंगे तो हमारा आत्मिक उत्थान अपने आप हो जाएगा, क्योंकि सत्य से इंसान में मजबूती आती है। वचन के कारण ही राम जी 13 साल वनवास चले गए। चाहते तो मना कर देते अपने पिताजी से कि आपकी गलती है, आपने माता जी को वादा किया है, मैं क्यों भुगतूं, मुझे तो राजा बनना है। लेकिन वो सत्य की वजह से या अपनी जिम्मेदारी की वजह से वचन को निभाने के लिए 13 साल वनवास गए। ऐसा ही ये कहते हैं कि अगर हम लोग इन चीजों को अपनाते हैं, सत्य को ग्रहण करते हैं, तो हमारा उत्थान अपने आप हो जाएगा। और साथ में बताते हैं कि हम लोगों को अपने जीवन में परोपकार करना चाहिए। अगर आपके पास जो भी चीज है, अगर धन नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपके पास शिक्षा है तो आप अपने आसपास जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा दे दो, उनको कुछ सिखा दो, चाहे काथा घाई सिखाओ या ABCD सिखाओ। तो ये बोल रहा है दूसरे की भलाई के लिए अगर हर इंसान काम करेगा तो हमारे समाज में कोई बुराई बचेगी नहीं या सबकी उन्नति होगी। और इसीलिए इन्होंने बोला सबकी उन्नति अगर समाज में हो जाए तो समाज में शांति रहेगी, और सबकी उन्नति कब होगी, जब एक दूसरे की सहायता करेंगे। जिसको जो काम आता है वो दूसरे को सिखाए। जैसे डॉक्टर अगर स्वास्थ्य की सर्विस देता है तो गरीब लोगों को थोड़े कम पैसे पे दे दे। ऐसे ही एक शिक्षक जो पढ़ा रहा है, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं उनसे पैसा ले ले, जो नहीं कर सकते उनको फ्री में दे दे। तो अगर ऐसे हम लोग एक दूसरे को अपने अपने ज्ञान को, अपने अपने कौशल को दें तो समाज की उन्नति हो जाएगी। लेकिन इनका एक सबसे डिबेटेबल जो मुद्दा है वो है इन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन। और इसमें इन्होंने कहा जो लोग पहले हिंदू हुआ करते थे और उन लोगों ने मुस्लिम धर्म अपना लिया है मजबूरी में, उन लोगों के लिए हम लोग यज्ञ करेंगे, और यज्ञ में उन्हें आहुति दिलाकर उनको दोबारा से उनके धर्म में वापस लाया जाएगा। और जब ये सब चीजें इन्होंने की तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से सांप्रदायिकता बढ़ी। सांप्रदायिकता का मतलब होता है जब दो धर्मों के बीच टकराव होने लगे। देखो किसी भी को अपने धर्म मानने में कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने धर्म मान सकते हैं, सब स्वतंत्र हैं। लेकिन अपने धर्म को मानना और अपने धर्म को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाना और दूसरे के धर्म को गलत बताना, यहाँ से सांप्रदायिकता की शुरुआत होती है। अगर किसी समाज में धर्म को मानते हैं अलग अलग लोग तो उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो लोग जैसे हिंदू और मुस्लिम, भारत में जो बहुसंख्यक धर्म है, अगर एक हिंदू अपना धर्म मानता है और एक
मुस्लिम भी अपना धर्म मानता है। लेकिन अगर उन दोनों में इस बात को लेके डिबेट हो जाए कि मेरा धर्म अच्छा, तुम्हारा धर्म बेकार, उसके बाद सांप्रदायिकता का बीज बोलता है। तो सांप्रदायिकता तब आती है जब एक धर्म वाले व्यक्ति दूसरे धर्म को गलत और अपने धर्म को सही साबित करता है। इससे पहले विचारों में टकराव आता है और विचारों के बाद वो चीजें जब हिंसा में बदल जाती हैं, एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देते हैं, उसी को हम कहते हैं सांप्रदायिक। ऐसा ही हुआ शुद्धि आंदोलन की वजह से। अब शुद्धि आंदोलन एक तरीके से यही बोल रहा है कि हिंदू धर्म बहुत अच्छा है तो आप वापस आ जाओ, मुस्लिम धर्म बहुत बेकार है तो आपका वहां पर विकास नहीं। इससे बहुत सारे मुस्लिम लोगों को दिक्कत हुई और कहीं ना कहीं आर्य समाज ने अपना एक नेगेटिव चीज हम कह सकते हैं आर्य समाज ने किया शुद्धि आंदोलन के द्वारा, और इससे समाज में जो शांति है उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई इन्होंने सही नहीं किया। और आगे जाके आप लोगों को पता है बहुत सारी ऐसी पार्टियां जो शुद्धि आंदोलन चलाती हैं, चाहे आरएसएस हो या बीजेपी हो, वो भी कहीं ना कहीं यहीं से लिए। लेकिन इससे कहीं ना कहीं हमारे समाज में थोड़ा तनाव पैदा हो। इसके अलावा इन्होंने एक बात और बोली कि विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा हो, अंग्रेज लोग कितने भी अच्छे हों, लेकिन कभी भी वो हमारे लिए या किसी भी देश के लिए लाभदायक नहीं हो सकता। अपने लोग कितने भी बेकार हों, जैसे परिवार में कैसे बोला जाता है ना कि भाई बच्चे बहुत निकम्मे हैं, पूरी फैमिली में माँ बाप की सेवा नहीं करते, लेकिन फिर भी माँ बाप कहते हैं तो अपने। ऐसे ही विदेशी सत्ता चाहे कितना भी भारतीय लोगों को दे ले, लेकिन कभी भी वो भारतीय राजाओं की तरह नहीं हो सकती। तो विदेशी सत्ता का जल्द से जल्द अंत होना चाहिए और भारतीय लोगों के द्वारा ही सत्ता स्थापित होनी चाहिए, ये बात भी दयानंद सरस्वती जी बोलते हैं। और इनकी एक और अच्छी बात, ये स्पीच शुरुआत में संस्कृत में दिया करते थे क्योंकि वैदिक परंपरा में संस्कृत चलती थी। लेकिन इनको केशव चंद्र सेन जी ने बताया, एक चीज बताओ दयानंद सरस्वती जी, आप वैदिक परंपरा को बढ़ाना चाहते हो, वेदों को, लेकिन आप स्पीच देते हो संस्कृत में, तो कैसे बढ़ेगी? ज्यादातर भारतीय लोग हिंदी समझते हैं और आप संस्कृत में बोले जाते हो। तो उसके बाद इन्होंने अपने भाषणों में हिंदी का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो भारत में सबसे पहले हिंदी के उपयोग की शुरुआत भी दयानंद सरस्वती जी ने की और इन्होंने हिंदी को मातृभाषा के साथ राष्ट्रभाषा बनाने की मांग भी की कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाना चाहिए। तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा किया, भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग। और फिर आगे चलकर इन्होंने और इनके जो फॉलोअर थे उन्होंने कुछ शिक्षा के क्षेत्रों का भी निर्माण किया, जिनमें एक फेमस है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय जी ने एक स्कूल या विद्यालय की कोशिश की जो आधुनिक शिक्षा का मंदिर हो, जिसका नाम था एंग्लो वैदिक कॉलेज। एंग्लो वैदिक कॉलेज, एंग्लो मतलब अंग्रेजों के उसमें टाइम में थोड़ा सा आधुनिक शिक्षा अंग्रेजी भाषा। वैदिक कॉलेज की स्थापना लाला लाजपत राय ने की जो आर्य समाज से जुड़े हुए। और इसके विपरीत लेखराम और मुंशीराम, इन्होंने भारतीय परंपरा के अकॉर्डिंग हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना की। तो एक तरफ गुरुकुल चल रहा है, दूसरी तरफ वैदिक कॉलेज चल रहा है जो आधुनिक शिक्षा की बात करता है, ज्ञान विज्ञान की बात करता है। ये दोनों भी आर्य समाज ने स्थापित। और आर्य समाज की एक और खास बात, जब भी भारत में कोई आपदा आती थी, अकाल पड़ता था, उस समय ये लोगों की काफी ज्यादा हेल्प किया करते थे। अकाल के समय हो या किसी महामारी के समय हो,
इस समय लोगों की काफी ज्यादा हेल्प करते थे, इस वजह से काफी ज्यादा फेमस भी हो गए। और आज भी आप अपने आसपास शहरों में देखेंगे तो आपको आर्य समाज के बहुत सारे संगठन मिलेंगे। वही ब्रह्म समाज इस मामले में कहीं ना कहीं फेल रहा। वो अकाल या कोई इमरजेंसी बात में हो, उस टाइम उसने इतनी ज्यादा हेल्प नहीं की, इसलिए उसका जनता के साथ जोड़ इतना ज्यादा नहीं हुआ जितना आर्य समाज के साथ हुआ। तो आर्य समाज जन जन की एक पार्ट बन गई और आज भी ये काफी ज्यादा पॉपुलर है। उसका कारण ये लोग काफी ज्यादा सहायता करते हैं लोगों की, जब इमरजेंसी, कोरोना के टाइम भी इन संगठनों ने काफी ज्यादा काम किया और लोगों की सहायता की। तो ये हमने जाना राजा राम मोहन राय और दयानंद सरस्वती जी के बारे में। अब आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। छोटू जी और भावना जी, कुछ पूछना है आप लोगों को? समझ आया है या कुछ पूछना है? जी सर जल्दी बताइए, अगर आप जो पूछोगे वो मैं बताता हूँ। बताइए, पहले कौन पूछ रहा है, छोटू जी या भावना जी? बताइए भावना जी, आप बताइए, क्या कुछ पूछना है, कोई डाउट? वो वहां समझाया था ना, प्रथम विभाजन हुआ ब्रह्म समाज का, वो 1878 वाला, वो समझ नहीं आया क्या था, सिर्फ नाथ शास्त्री, वो वहां से समझ नहीं आया थोड़ा सा। ठीक है, एक आपने होता है ब्रह्म समाज का विभाजन। छोटू जी, आपको क्या पूछना है? समझ गए सर कोई। समझ गए? जी चलिए, आपके पास हिस्ट्री का नोट्स है ना छोटू जी? सर है, वही है। ठीक है, दिल्ली में ही सब छोड़ के चले आए। सब छोड़ के चले आए। चलो कोई नहीं, मैं पीडीएफ भेज हाँ दूंगा सर, आपके पास। पीडीएफ भेज दूंगा मैं आपके पास, ठीक है? ठीक। चलिए, जो भावना जी ने उठाया उसको एक बार मैं समझा देता हूँ कि ब्रह्म समाज का विभाजन। देखो, पहला विभाजन आपको पता है कि भाई 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच जो बहस हुई उसकी वजह से हुआ। हाँ छोटी जी बोलिए, कुछ बोल रहे हो? नहीं सर, वही बोल रहे थे, देवेंद्र नाथ। हाँ, देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जी के बीच जो विवाद हुआ, एक तो इस वजह से हुआ, और 1828 में क्या बना था, ब्रह्म समाज बना था। और उसके बाद 1828 के बाद पहला विभाजन आप लोगों ने देखा 1866 में, जिसमें एक तरफ देवेंद्र नाथ टैगोर, दूसरी तरफ केशव चंद्र सेन, इन दोनों के बीच हुआ। दूसरा विभाजन मैंने बताया 1878 में, और उसका कारण था केशव चंद्र सेन ने अपनी नाबालिग बेटी का शादी किया, किससे, एक राजा से। और ब्रह्म समाज मना करता था बाल विवाह को, तो इन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज का नुकसान किया। इस वजह से इनके खिलाफ शिवनाथ शास्त्री, ये, और साथ में इनका साथ दिया आनंद मोहन बोस, इन्होंने इनके खिलाफ आवाज उठाई और इन्होंने बोला हम आप लोग आपके संरक्षण में काम नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद दूसरा विभाजन हुआ 1878 में, और इन्होंने क्या बनाया, साधारण ब्रह्म समाज। तो बेमेल विवाह केशव चंद्र सेन ने जो अपनी बेटी का किया, उसकी वजह से दूसरा विभाजन हुआ 1878 में। पहला विभाजन हुआ 1866 में। तो ये दो कारण थे, और इसमें साथ किसने दिया, शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस, ये दोनों साथ में। समझ आया भावना जी? हाँ, आ गया। और कुछ पूछना है? नहीं। चलिए, तो मिलते हैं कल की क्लास में।
और आप लोगों के पास जो नोट्स है उसको पढ़ लेना और कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना।